चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपन लोग लास्ट क्लास में पूरा कन्वर्जन पढ़ चुके थे। ठीक है, कन्वर्जन सबको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में बदलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको अब आने लगना चाहिए। ठीक, और मैंने बोला था डायरी बनाई नहीं, कितने लोगों लाए? नोबडी। एक, चलो कम से कम एक तो है। ठीक, मिल नहीं गया, एक रन बना, टीम पूरी आउट हो गई। चलो बनाइए, आपके हित में है और याद रखिए आज आपको ले चलते हैं परिवर्तनों के बाद अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र निकालने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, तो लिखिए हमारा टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र का निर्धारण। मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे अणुसूत्र कैसे निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अपने को फॉलो करना है। ठीक है, चलो जी। सबसे पहला स्टेप होता है द्रव्यमान प्रतिशतता दी जाएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं आपको बता दिया कि कभी भी आपको सबसे पहली चीज आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी जाएगी। और कल आपको द्रव्यमान प्रतिशतता पूरी तरह समझा दी पिछली क्लास में भी। ठीक है, और कल परिवर्तन भी समझाए। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशतता जरा बताओ। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान बटे वो किसी भी पदार्थ में किसी तत्व का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, सही होती है ना द्रव्यमान प्रतिशतता। सपोज मैंने आपसे उदाहरण, देखो ये आपको दी जाएगी, अब आपको समझ आनी चाहिए कि क्या होता है। सपोज मैंने यौगिक आपको दिया, एक यौगिक, इसको समझना, ये यौगिक है NaOH। ठीक है ना, यौगिक की नहीं? यौगिक का मतलब क्या होता है? जो कम से कम दो तत्वों से मिलकर बने। इसमें तो कितने, एक दो तीन तत्व है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बनता है। अब मैंने इसको NaOH लिखा। NaOH का आप भार निकालो। बोले यार भार कैसे निकाले? तो भार नहीं, अब हम बात करते हैं अणुभार की। और सबको मालूम अणुभार कैसे निकालते हैं, जरा बोलो। सोडियम का कितना होता है परमाणु भार? ऑक्सीजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना हो गया बोलो? 40। ठीक, ऐसा समझ लो कि 40 नंबर का पेपर हुआ हो तो सोडियम को कितने में 40 में से, ऐसा समझ लो। अब बताओ, यदि मैं तुम्हें अणुभार निकालने के लिए बोलूं तो किसी भी चीज का अणुभार तुम निकाल सकते हो। परमाणु भार तो तुमको सबको भाई मालूम होने चाहिए, जो मुख्य है। अब मैंने बोला
कि भाई इसमें सोडियम कितना है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर है 23 है। तो सोडियम की प्रतिशतता कौन सी वाली, क्योंकि क्या है ये, तो कौन सी प्रतिशतता हो गई, भार प्रतिशतता। कौन सी प्रतिशतता हो गई, भार प्रतिशतता। तो बच्चों सोडियम की प्रतिशतता, सोडियम का मास हुआ 23 ग्राम, कुल मास हुआ 40, और प्रतिशतता के लिए किससे गुणा कर देते हैं बोलो, समझ आ गया। तो इस तरह से आप 23/40 इक्वल टू 100 कितना आया निकाल लेना, वो प्रतिशत आपका हुआ सोडियम का। यदि मैं तुमसे बोलता ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालो, ये यदि मैं बोलता हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालो, तो कितना होता 1/40 × 100 ये आ जाता। ऑक्सीजन का प्रतिशतता बोलो, सब निकाल लोगे यार। कितना आया सोडियम की प्रतिशतता, 50 से थोड़ी कम, 23 दूनी 46, 46 तो नहीं 40 है, ठीक है। तो ये 0.5 से थोड़ा सा क्या हो गया बोलो, है समझ गए। और ये 100 है तो लगभग 50 के आसपास है। कितना आ रहा आंसर, बोल आंसर, लगभग 56-57% के आसपास। कितना आ रहा है 57। चलो ये हो गया 57% अप्रॉक्स, ठीक है। या 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 5 20 और ये हो गए कितना आ रहा है, ये गया, ठीक है। 4 चौके 16, अप्रॉक्स आ गया 40%, है ना। और ये 1/, अब ये हो गया 57, ये हो गया 40, दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 97। तो अप्रॉक्स आ जाएगा 3% के आसपास, करके देख लेना। यही आ रहा है ना लगभग भाई, 4 3 12, 3 से थोड़ा कम, अप्रॉक्स लिख दिया मैंने। यहाँ 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसे कर लेना, आया समझ में। तो किसी का भी मास परसेंट आपको निकालना है तो आप मास परसेंट कुछ तरह से निकाल सकते हो। अब ये तुमको दिए जाएंगे, ये 57% हो गया, ये 40% हो गया, ये 3% हो गया, ये तुमको दिए जाएंगे द्रव्यमान किसी भी यौगिक का। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दिया, पर यहाँ पर तुम्हें द्रव्यमान प्रतिशत दिए जाएंगे। आया समझ में, किसी का ये अलग से बात समझाइए। तो आपको पहला स्टेप है द्रव्यमान प्रतिशत दिए, यहाँ का नहीं है, ये अलग लिखना है इसको, या यहाँ ये लिख लिया है तो इसको अपन हटा देते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। पहले यही समझा देते हैं थोड़ा सा। हो गया। आप अगर मान लो मैं क्वेश्चन दूं जो आपको नीट में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन यौगिक तो समझ गए, यौगिक क्या होता है, एक से अधिक तत्वों के योग से बने। तो यौगिक योग, और योग से बन गया यौगिक। कितने तत्व हो गए इसमें, 3, कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6। आपको जैसे क्वेश्चन आया ZnSO4.7H4, इसको बोलते हैं सफेद थोथा, ठीक है। व्हाइट इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट विट्रियॉल। ये क्वेश्चन आपको आया, नीट का ही क्वेश्चन बोल रहा हूं। ZnSO4 7H2O में Zn की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालिए।
करके बताओ। Zn SO4 में Zn की द्रव्यमान निकालिए। Zn का परमाणु भार बोल देता हूँ 65, सल्फर का भी बोल देता हूँ 32, पर याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, Zn हो गया 65, सल्फर हो गया 25, ऑक्सीजन हो गया 64, ठीक है। 16 चौके 64, और पानी 18 में 7 का गुणा कर देना और जोड़ दो, सब जो कर दो, कितना आया। कितना आया? 65, 32, 64, 18 सत्ते है, 18 सत्ते कितने आए? 126 है ना। तो 126 64 जोड़ दो, 126 में 64 जोड़े तो मजा आ गया, 200 हो गए। और ये 65 32, तुम लोग भी बताओ क्या आया। अभी तक योग नहीं कर पाए है? 287, 287 आ रहा है, लिख दूं? ये आ गया 287। 287 में जिंक कितना है बोलो? 65। तो बस 65 डिवाइडेड बाई 287 into 100, ये आ गया जिंक का मास परसेंट। क्या आपको नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है? अब बताओ, यदि तुम एक कर सकते हो, NaOH का मैंने करा दिया, तो किसी के लिए भी कर सकते हो कि नहीं अब ये क्वेश्चन? हो गया क्लियर? अब हमारा टॉपिक शुरू होता है मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र का निर्धारण करना। अब शुरू होता है, ठीक है। मेरी इच्छा हो गई कि तुम्हें मास प्रतिशत भी समझा दूं दोबारा, द्रव्यमान प्रतिशत। अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत इसी तरह निकाला, कुल द्रव्यमान, और जिसका निकालना उसको ऊपर लिख दिया और 100 से गुणा कर दिया तो प्रतिशतता आ जाएगी, ठीक है कि नहीं?
तो मूलानुपाती सूत्र निकालते समय आपको जो तुमने द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली है वो आपको दी जाएगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अलग से क्वेश्चन आए, जैसे अभी ZN का आपने निकाला तो वो अलग से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको निकालना नहीं है, इसमें आपको सीधा दिया जाएगा। आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है मूलानुपाती सूत्र निकालते समय द्रव्यमान प्रतिशतता दी जाती है, ये आपको मालूम है सबकी। मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ, सस्ता उदाहरण। ये कार्बन की प्रतिशतता आपको दी गई सपोज 84% और हाइड्रोजन की प्रतिशतता आपको दी गई सपोज 16। क्या आपको देगी, ठीक है। बच्चों ध्यान से एक एक स्टेप को समझना। तो ऑर्गेनिक में जब आप पढ़ोगे वहां भी काम आएगा, पहले चैप्टर में और यहाँ सब जगह काम आएगा। क्या दे दी बिलो, ठीक। तो आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले द्रव्यमान, ठीक। इस द्रव्यमान, यार ये तो बताया, अब पहला काम, द्रव्यमान प्रतिशतता दी गई है, द्रव्यमान प्रतिशतता को जोड़कर देख लो कि वो 100 आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का योग 100 होना चाहिए सभी तत्वों, ऐसा और लिखो, सभी तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का योग 100 होना चाहिए, करके देखो। द्रव्यमान प्रतिशतता सभी तत्वों की योग करके देख लो, क्या होनी चाहिए, 100 होनी। बात क्लियर। तो इसमें आपने देख लिया 100 आ रही है। मान लो ये 100 नहीं आती तो क्या करते, तो दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी, यदि 100 नहीं आती है, ठीक है, 100 नहीं आती है तो जितनी आती है उतनी को 100 में से घटा दो, तो जो बचेगा, जैसे 80 आई, सपोज मान लो मैं ये 10% ले लेता, तो 84 और 10 कितना हो गया, 94, 6 बची। तो 6% जो बची वो हमेशा ऑक्सीजन ही रहेगी। क्या रहेगी, ऑक्सीजन। समझ आ गया। तो यदि 100 नहीं आती तो 100 में से जितनी आती है, जितनी योग या जितना योग आता है उसको क्या कर दो, माइनस, तो बची हुई ऑक्सीजन की प्रतिशतता आ जाएगी। सबका योग कर दिया, 100 तो नहीं आया, मान लो 90 आया, तो 100 माइनस 90, 10 क्या आ गई बच्चों, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन की प्रतिशतता आ गई, अपने आप आ जाएगी। तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर हुआ, मैंने पूछा तुम्हें कितने नंबर मिले, बोले सर 200। ध्यान से सुनना, फिजिक्स में कितने, बोले सर 50, केमिस्ट्री में कितने, सर 50। तो बायोलॉजी में पूछने की जरूरत है क्या, समझ आ गया ना भाई, 2 में मालूम हो गए तो बाकी तो फिर वही है। तो इसी तरह जो सब आपने योग किया, ठीक है, उसका सम किया, यदि 100 से कम आया तो 100 में से उसे माइनस कर दो,
जो आएगा वो किसका प्रतिशत आ गया? ऑक्सीजन का। ये आपको दोनों बातें समझ में आ गई? ये बातें दोनों समझ आ गई? बहुत सिंपल है। तो आपको पहले द्रव्यमान प्रतिशतता दी जाएगी बच्चों, बहुत सिंपल है, पहचान लिया, प्रतिशत लिखे रहेंगे ऐसे, कम करके देख लिया, 100 आ गया, अपनी समस्या खत्म हो गई। नहीं आया तो जो आया उसको 100 में से घटा दिया, तो किसकी प्रतिशतता आ गई? ऑक्सीजन की। क्या इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए? नहीं। अगर ये 10% होता तो कितने परसेंट ऑक्सीजन होती? 6%। क्लियर हो गया? अगला स्टेप। तुम बोलो कि कुछ सर शॉर्टकट से समझा दो। कोई शॉर्टकट नहीं। कैसे शॉर्टकट होगा बताओ? 100 आए तो योग करके देखना ही पड़ेगा, नहीं आया तो माइनस करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं, समझ डेवलप करना ही सबसे उत्तम उपाय है। ठीक है? और शॉर्टकट की पढ़ाई वाले कभी जीवन में आज तक ना सफल कर पाए ना सफल हुए। पढ़ना पूरा ही पड़ता है। ठीक है? दूसरा, अब ये जो द्रव्यमान प्रतिशतता दी है उसको मान लो ग्राम, जैसे कितना दिया है? कार्बन 84% माने 84 ग्राम। 100 में टोटल 100 हो गया ना, तो टोटल 100 में कार्बन हो गया 84 ग्राम और हाइड्रोजन हो गया 16 ग्राम। बस। तो दूसरा हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर से द्रव्यमान ग्राम में। बस। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हो गया भैया, कार्बन का भार हो गया 84 ग्राम और हाइड्रोजन का भार हो गया 16 ग्राम। ये देखो, मैं साथ में आपको एग्जाम्पल भी समझाते चल रहा हूं। आपको समझ आ रहा है बच्चों? आपको समझ आ रहा है सबको? तो जो द्रव्यमान प्रतिशतता है उसे क्या मान लिया? द्रव्यमान। क्यों? 100 ग्राम में 84 ग्राम, 84% माने 100 ग्राम में 84 ग्राम हो गया कार्बन और 16 ग्राम हो गया हाइड्रोजन। टोटल हो गया 100 ग्राम मान लिया। तो 100% को 100 ग्राम मान ले। 100% को क्या मान ले बच्चों? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 84 ग्राम, ये 16 ग्राम। आ गई बात समझ में? ये दूसरा हो गया। तीसरी बात बच्चों, मोल निकालना आता है। ग्राम को मोल में कैसे बदलते हैं? जल्दी बताओ। ग्राम को मोल में, ग्राम आ गया, अब इसको मोल में बदलो तो क्या करोगे? ग्राम में जो भार है उसे किससे, बोलो, परमाणु भार से विभाजित कर दीजिए। अगली बात, तीसरा, मोल निकालना। क्या सभी तत्वों, आप बार बार लिखना हो तो लिख लो, सभी तत्वों के मोलों की संख्या निकालना। और बच्चों, मोलों की संख्या होता है भार बटे परमाणु भार। ये रखा। तो मोलों की संख्या निकालिए, निकालना है आपको सभी तत्वों के। सभी तत्वों के मोलों की संख्या निकालना, ये तुम्हारा उद्देश्य है। ये मैंने लिख दिया, कैसे निकालोगे? भार बटे परमाणु भार। ठीक है? ये उद्देश्य है, ये वाला। सभी तत्वों के मोलों की संख्या निकालना। और मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? भार बटे, इसको लगाओ। ये पहला पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, कार्बन का मोल। कार्बन के मोल निकालो, कितने आए? पूरा लिखना, कार्बन के मोलों की संख्या कितने आई? 7। और
हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 16/1 16, ये मोलों की संख्या ये लिखा है पर। तो यदि आप पूरा स्टेप से चलोगे काम बनते चले जाएगा। द्रव्यमान पश्यता, उसको द्रव्यमान में बदला, द्रव्यमान को मोल में बदला, मोलों की संख्या ये आ गई सामने। सब तीनों स्टेप आपको हो गई क्लियर। अगला देख लिया सबने। देखो बच्चों, इन मोलों की संख्या में ये देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन दो में छोटी कौन सी है? 7। तो सबसे छोटी मोलों की संख्या को देख लिया जाता है। ये हो गई, ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या आपके सामने उपलब्ध है, उपस्थित है। ये बच्चों 4th पॉइंट, सभी बार बार ये लिख रहा हूं, देखो सभी तत्वों के मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। लिखो, अब मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ऐसा ताकि आपको याद रखने में मुसीबत ना हो। सभी तत्वों के मोलों की संख्या को सबसे छोटी मोलों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। ये सबसे छोटी है। सभी तत्वों के मोलों की संख्या को सबसे छोटी मोलों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। अब चौथा पॉइंट ये देखो क्या किया। पहले कार्बन के मोल और हाइड्रोजन के, इसके कितने आए थे 7, इसके कितने आए थे 16, छोटी संख्या 7 है, डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 1, ये कितना आ गया जल्दी बोलो, 7 दूनी 14, बचे 2, 20 हो गए, और 20 को 21 जैसा मान लो, लगभग 2 पॉइंट, ठीक है, लगभग। लिख लिया बेटा? ये आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। ये हटा दूं ऊपर क्या? देखो ये आ गया। अब यदि विभाजित किया जाता है तो यहां आगे, तो यदि होल नंबर, यदि पूर्णांक आता है तो सीधे मूलानुपाती सूत्र लिख दिया जाता है। बच्चों ध्यान से सुनना यार। सभी तत्वों के मोलों की संख्या, इसकी 7 थी और इसकी 16 थी, को सबसे छोटी संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। ये 7 है, डिवाइड किया 7 से, ये 16 है, नीचे दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं, हाइड्रोजन 16 है, उसको भी 7 से डिवाइड किया, ये आ गया 2.3। बात समझ आ गई? ये आ गया। क्या ये
पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक है 2.3? पूर्णांक है? नहीं है। मैंने क्या लिखा देखो, तो सीधा अणु सूत्र, ध्यान से सुनना, यदि ये 1 होता और ये 2 होता तो हम सीधा ऐसा लिख देते, ये देखो ये पूर्णांक CH2, अब 1 नहीं लिखते, CH2। अगर ये 2.32 होता और ये 1.1, ये 1 ही होता तो हम कैसा लिख देते? बोलो, CH2। आई बात समझ में? CH2 लिख देते बच्चों। लेकिन ये तो पूर्णांक नहीं, अगर ये 2 होता तो मजा आ जाता, ये आंसर आपका सीधा। बात समझ आ गई? यदि ये 2 होता और ये 1 होता तो ये आपका आंसर होता CH2। C1H2 को CH2 ही लिखते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ तो एक प्रॉब्लम आ गई है, 2.3 है ये। ऐसी कंडीशन में लिख देते तो ये हो जाता। पर यदि भिन्नात्मक हो, पूर्णांक ना हो तो अब मुझे इन्हें दोनों अनुपातों को पूर्णांक बनाना है। देखो इधर पूर्णांक बनाना है इसको, ये C अनुपात H, ये है आपका, या H अनुपात C लिया अपन ने, C अनुपात H ही लिया। चलिए, तो ये 1 हाइड्रोजन का है 2.3 और कार्बन है 1 अनुपात 2.3 है, ये 1 अनुपात 2.3 है ना, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन 2.3। बच्चों इसे आपको पूर्णांक में बदलना है। यदि पूर्णांक ना हो तो इन्हें पूर्णांक में बदला जाता है। बोले यार पूर्णांक में कैसे बदले? तो किसी संख्या का गुणा करो और पूर्णांक में बदल दो। अब मान लो मैंने 10 का गुणा किया, तो 1 में 10 का गुणा किया तो कितना आ गया? 10, और 2.3 में 10 का गुणा किया तो क्या हो गया? आ गया 23। तो मैंने इसमें गुणा कर दिया, एक में 10 का और दूसरे में भी 10 का। तो बच्चों ये पूर्णांक क्या आ गया? ये देखिए, ये पूर्णांक आ गया। समझ आ गया पूर्णांक का? अगर ये ऐसा होता, देखो ये ऐसा होता 1.5, तो मैं 2 से गुणा कर दूं। 2 से 1 में गुणा किया तो 2 आ गया, 1.5 में 2 का गुणा किया तो ये 2 अनुपात 3, ये पूर्णांक हो गया। समझ गए? बोलो, समझ गए? तो बच्चों यदि पूर्णांक ना हो तो इन्हें पूर्णांक में बदला जाता है। इसके लिए इन्हें कोई उपयुक्त संख्या से गुणा कर दिया जाता है। उपयुक्त संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो वो पूर्णांक में बदल जाते हैं। आप चाहो तो लिख लो, बदल जाता है। इसके लिए उपयुक्त संख्या से गुणा करते हैं। तो बच्चों किससे गुणा कर दिया मैंने? उपयुक्त संख्या। यहाँ पर उपयुक्त संख्या जो आपको दिखाई दे रही है वो 10 है। और यहाँ अगर मान लो ये 1 अनुपात 1.5 होता तो फिर किससे गुणा कर देता? तो भाई 2 से, 2 एकम 2 और 2 इंटू 1.5 तो 3, ये अनुपात आ गया 2 अनुपात 3। अगर ये 2.3 ना हो के 2.5 होता तो 2 से गुणा कर दो, ये 2 आ जाता और 2.5 दूनी 5 आ जाता। तो उपयुक्त संख्या से गुणा करके उसे किसमें बदल देते हैं? पूर्णांक में। तो बस ये आपने ये स्टेप कर ली, ये स्टेप। बोले सर ऐसे ही लिख देते, CH1 1 था कि 7 था यार? है C1 था कि 7 था? 1 था। अच्छा 7 तो वहां था, ओके 7/7 कर दिया था, ठीक। तो अब उपयुक्त
उपयुक्त संख्या से ये आपका आ गया C10H23। बच्चों यदि पूर्णांक होता तो सीधा मूलानुपाती सूत्र जाता, कुछ नहीं करना। पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक में बदल दिया, और अब मूलानुपाती सूत्र लिख देंगे। क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र? C10H23, ये आ गया मूलानुपाती सूत्र। ये मैंने पूरी बात समझा दी आपको, एक एक बात समझ आ गई, बिल्कुल एक भी पॉइंट आपका इसमें छूटा नहीं है। हर एक पॉइंट क्या हो सकता है वो भी, और क्या नहीं हो सकता है वो भी, दोनों बातें समझा दी। हो गया क्लियर बच्चों? ये आ गया आपका मूलानुपाती सूत्र, इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती 2.3 तो सीधा मजा आ जाता, सीधा यही लिख देते भाई, पूर्णांक आ जाए तो सीधा मूलानुपाती सूत्र, पूर्णांक नहीं आया तो फिर पूर्णांक में बदलो। ठीक है कि नहीं? पूर्णांक ना आए तो फिर पूर्णांक में बदलो। इसके लिए क्या करते हैं, कोई उपयुक्त संख्या लेके गुणा कर देते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक। ठीक है, अब अगला, ये कौन सा नंबर था? 6 नंबर। अणुभार निकालना आता है तुमको किसी भी चीज का? आता है कि नहीं? तो तुम जैसे अणुभार निकाल सकते हो वैसे ही मूलानुपाती भार निकाल सकते हो। ये मूलानुपाती सूत्र से बना मूलानुपाती भार और अणु सूत्र से बना अणुभार। तो अब आपको मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है। मूलानुपाती भार की बजाय बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार अणु सूत्र के लिए अणु सूत्र भार बोलते हैं, अणु सूत्र भार, लेकिन सूत्र गायब कर देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, अणुभार बोल देते हैं। तो यहां पर भी आप सूत्र गायब कर सकते हैं, मूलानुपाती भार लिख सकते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र भार, अणु सूत्र भार आपको निकालना आता ही है। निकालिए इसका मूलानुपाती सूत्र भार। अपन उदाहरण 7 में ले रहे हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है भाई? बोलो। 12। और कार्बन कितने हैं? 10। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन कितने? 23। ये हो गया 120 और ये हो गया 23। काउंट करो कितने हुए? 120 और 20 40 और 3 143। ये आ गया 143। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए अणु मूलानुपाती सूत्र निकालो, तो यहां तक भी आपका आंसर हो सकता है पूर्णांक तक। यदि पूर्णांक नहीं है तो आगे पूर्णांक बना लो, वहां तक आंसर हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए मूलानुपाती भार निकालो, तो मूलानुपाती सूत्र भार ये निकाल दिया आपने। बोलो आ गई बात समझ में? सारे स्टेप क्लियर हो गए यहाँ तक के? आपका मूलानुपाती सूत्र भार तक क्लियर होना चाहिए पूरा। देख लो स्टेप पूरे अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अणु सूत्र के लिए।
सारे स्टेप क्लियर हो गए? देखो टफ नहीं है, समझ करना पड़ेगा डेवलप। अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं तो हमें समझ डेवलप करना पड़ेगा, और साधारण है। मैंने एक एक स्टेप ऐसी भी लिख दी है कि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना आए, समझने में भी प्रॉब्लम ना आए। उदाहरण भी दे दिया साथ में। अगला ये आ गया बेटा, अब ध्यान से सुनना। प्रश्न में अणुभार दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न में, तो बच्चों प्रश्न में अणुभार दिया जाता। अणुभार तुम जानते हो कि नहीं? कोई दिक्कत ही नहीं अणुभार में। तो जब भी कोई प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो उसमें क्या दिया जाएगा? टेंशन नहीं है कोई, अणुभार आपको दिया जाएगा। बच्चों यदि अणुभार ना दिया जाए तो बाष्प घनत्व दिया जाएगा। ये देखो, ये दिया है आपका बाष्प घनत्व। अगर अणुभार नहीं दिया है तो बाष्प घनत्व दिया है। क्या तुम्हें संबंध मालूम है अणुभार और बाष्प घनत्व में क्या होता है? अणुभार बराबर से 2 गुणित बाष्प घनत्व। अणुभार बराबर से 2 गुणित बाष्प घनत्व, ये लिख दिया। बच्चों ध्यान दो, कभी कभी सीधा अणुभार ही दे देंगे तो झंझट ही खत्म, और अणुभार नहीं दिया और क्या दे दिया तो 2 का गुणा करना क्या मिल जाएगा? ये फार्मूला फिक्स है, ये फिक्स फार्मूला है। अणुभार बराबर से 2 गुणित बाष्प घनत्व, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बोले ये कहां से आया, तुम कहां से आया मैंने पूछा नहीं, तुम आए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कहां से आया छोड़िए, क्या है याद करिए। अणुभार बराबर से 2 गुणित बाष्प घनत्व। अणुभार बराबर से बच्चों 2 गुणित बाष्प घनत्व होता है। ठीक है, अब बताओ यदि मैं बाष्प घनत्व दूं तो क्या मिल जाएगा? अणुभार। सपोज मैंने उदाहरण के रूप में, उदाहरण चल रहा है, इस यौगिक का बाष्प घनत्व 143 ही दे दिया मैंने। यहां भी तुमको 143 दिख रहा है और यहां भी क्या दिख रहा है, तो गुस्सा मत होना। बोले यार ये भी 143, ये अलग चीज है 143। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ये अलग चीज, ये मूलानुपाती सूत्र भार है, और ये क्या है बाष्प, दोनों अलग अलग चीजें। अरे भाई 143 तुमने पेन ले आए, वो भी 143 थी। ठीक है, तुम्हारे घर खाना खाने आए, बोले कितने प्लेट गिन ली, 143, तो प्लेटें भी 143 है, तो आए वह लोग 143, तो सब 143 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे ये 143 और ये 100, तो ये दोनों समान चीज हो गई, सब अलग अलग। ठीक है, बात समझ आ गई? नहीं तो कई बार गुस्सा आती है, बोले यार वो भी यही आ रहा है, वो भी यही आ रहा है, और आगे भी यही आ रहा है, अब क्या करूं? होने दो। तो बच्चों मूलानुपाती सूत्र भार 143, अगर बाष्प घनत्व 143 दिया जाए तो तुम अणुभार निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा बोलो? ये कितना आ गया देखो, 280, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक, और 280। समझ आ गया? ये आ गया आपका अणुभार। तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में अणुभार ही देते हैं,
और कभी कभी वाष्प घनत्व दे देते हैं। अपने आप आपको समझ आ गया कि हमको अणुभार मिल गया। ठीक बात। अगली बात देखो, देखो बच्चों, अब आपके पास मूलानुपाती सूत्र भार भी है और अच्छा ये बताओ, अणुभार हमेशा ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा, हमेशा ज्यादा। तो ये बटे ये, बच्चों अणुभार ये तुम्हारे सामने रखा है, मूलानुपाती सूत्र भार ये तुम्हारे सामने रखा है। अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार करना, जो संख्या आएगी उसका नाम अपन दे देते हैं एन। एन फैक्टर नहीं, केवल एन एक संख्या आ गई। एक्स दे दो, वाई दे दो, जो भी देना हो, एक संख्या मिल गई जिसे अपन ने बोला एन। ठीक है, यहां देखो क्या आ रहा है, ये एन बराबर से 286 डिवाइडेड बाई 143 इक्वल टू 2। ये आपका यहाँ पर एन आ गया। समझ आ गया? तो ये आपको क्या मिल गया, एन। एन का वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई? 2। अब आपको अगला स्टेप लेना है नवा, मूलानुपाती सूत्र। बच्चों देखो, मूलानुपाती सूत्र में यदि तुम एन का गुणा कर दोगे तो अणु सूत्र मिल जाएगा। मूलानुपाती सूत्र में भाइयों एन का गुणा कर दो। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र में एन का गुणा करो तो क्या मिल जाएगा? क्या है मूलानुपाती सूत्र? ये देखो, ये अभी मैंने इसीलिए नहीं मिटाया कि आपको दिखता रहे। मूलानुपाती सूत्र ये देखिए, ये है। ठीक है, और नवा पॉइंट पर जा रहे हैं अपन। ये अणु सूत्र तुम्हें निकालना है, तो बताओ C10H23 में कितने का गुणा कर दूं? 2 का। एन का मान 2 है, ये आ गया। C10 माने हो गए 20, H हो गया 46। ये आपका अणु सूत्र आ गया। समझ आ गया? तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट स्टेप्स आपको एक एक लिख दिए और यहां तक आप अणु सूत्र तक पूरी गणना अब कर लोगे। किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? बिल्कुल सारे स्टेप एकदम क्लियर हो गए हैं। तो आपको ये स्टेप, आप चाहे आपको क्वेश्चन मूलानुपाती सूत्र के लिए आए, चाहे मूलानुपाती सूत्र भार के लिए आए, चाहे अणु सूत्र निकालने तक के लिए आए, ठीक है, किसी के लिए भी आए, लास्ट ये होता है आपका, ये मिल गया लास्ट। और फर्स्ट था मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशतता, और वो भी निकल के बता दिया आपको कि वो कैसे निकालेंगे। तो अब आपका ये कंप्लीट हो गया पॉइंट। ये स्टेप्स लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है,
चलिए लिख लिया सब लोगों ने? ये आपका मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और द्रव्यमान प्रक्षेपता कैसे निकालते हैं उसकी शिक्षा संपूर्ण हुई। समझ आ गया अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका फायदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे चैप्टर 1, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वहां ज्यादातर अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र पूछे जाते हैं, और यहाँ भी आपको मैंने पूरे मतलब टोटल समझा दिया। अब आपको, अब आप किसी का भी मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यार कोई के पास क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं देखता हूँ, अगर मान लो इसमें होगा तो आपको भी एक आध क्वेश्चन कराते हैं। अभी मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, अभी इसमें दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, पर मैंने एक सिंपल एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब इसके स्टेप पूरे आप लोग पढ़ो। तो चलो बताओ, सबसे मूलानुपाती सूत्र निकालने में पहला स्टेप क्या? द्रव्यमान प्रतिशतता आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। क्या करना? 100 मतलब योग करके देख लेना। यदि योग 100 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आए तो क्या करना? योग को 100 में से माइनस करना, तो क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। अब सबके द्रव्यमान प्रतिशत को द्रव्यमान में मान लेना कि ये सब द्रव्यमान है। प्रतिशतता हटाओ और बोलो कि ये क्या है? द्रव्यमान। ग्राम में है सब, और ग्राम द्रव्यमान को उनके परमाणु भार से डिवाइड किया तो मोलों की संख्या आ जाएगी। मोलों की संख्या में ये देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उस पे गोला लगाओ और छोटी संख्या से सबको भाग दे दो। ठीक है, तो सारे मोलों की संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर एक अनुपात मिल गया, आपने परमाणुओं की संख्या मिल गई, वह कहलाया मूलानुपाती सूत्र। पर कब कहलाएगा? जब वो पूर्णांक में होगा। और यदि पूर्णांक में नहीं है तो क्या करिए? पूर्णांक में बदल दीजिए। मान लो ये दे दिया यार 2 और 3.5 है, तो क्या करो? ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, मान लो ऑक्सीजन भी है और ये 4 है। अब क्या करोगे? ये तो बीच में दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3.5 कितना हो गया? 7, और 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका C4H7O8, ये आ गया आपका मूल अनुपाती सूत्र। समझ गए? और इसमें सबके हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सबके परमाणु भारों का गुणा करके योग करो, मूलानुपाती सूत्र भार आ गया। अणु भार तो दिया ही रहेगा,
नहीं दिया रहेगा तो वाष्प घनत्व दिया रहेगा, और वाष्प घनत्व को 2 से गुणा करोगे अणुभार आ जाएगा। ये मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लोगे इससे, और अणुभार को मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड किया, एन आ गया, और एन को फिर इसमें गुणा कर दो, 4 इंटू एन, 7 इंटू एन, 8 इंटू एन, तो आ गया अणु सूत्र। समझ आ गया सबको अच्छे से? एनसीईआरटी में से काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी उठाना कर डालना, ठीक है, जो बुक हो वो कर डालना। चलिए आज की शिक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा? पूरा हो गया तैयार कि नहीं?